नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार और आप मेरे साथ बने हैं यूट्यूब के द कॉन्सेप्ट चैनल पे। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज के सेशन में हम पाचन तंत्र से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड और महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम पाचन तंत्र से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है उसको एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पाचन तंत्र को ही हम लोग इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं और इसी डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भोजन के पाचन में शरीर का जो जो अंग भाग लेता है उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से हम लोग पाचन तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। यानी जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन के पाचन में या वो उस भोजन का पाचन शरीर के जिन जिन अंगों में होता है उन सभी अंगों को मिला करके सम्मिलित रूप से हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। अब आगे हम लोग पाचन तंत्र को दो हिस्सों में बांटते हैं। और तो पाचन तंत्र के पहले हिस्से को हम लोग आहार नाल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। और पाचन तंत्र के दूसरे हिस्से को हम लोग सहायक पाचक ग्रंथियां कहते हैं। तो पाचन तंत्र के पहले हिस्से को क्या कहते हैं, आहार नाल, और पाचन तंत्र के दूसरे हिस्से को हम लोग सहायक पाचक ग्रंथियां कहते हैं। अब सहायक पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत आपको यकृत आता है और अग्नाशय आता है। इसी यकृत को हम लोग इंग्लिश में लीवर बोलते हैं और अग्नाशय को पेनक्रियाज बोलते हैं। तो यकृत और अग्नाशय को सहायक पाचक ग्रंथियां इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह पाचन की क्रिया में सिर्फ सहायता करती है, इसीलिए हम लोग यकृत और अग्नाशय को सहायक पाचक ग्रंथियां कहते हैं। अब आगे हम लोग आहार नाल को कितने भागों में बांटते हैं तथा आहार नाल से और कितने एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स बन सकते हैं उसको देखेंगे। तो आहार नाल से सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि आहार नाल शरीर में सबसे लंबी एवं सतत नलिका होती है। यहाँ सतत का मतलब हो गया आपको लगातार, सतत का मतलब हो गया लगातार। लगातार कहने का मतलब हो जाता है कि इस आहार नाल में किसी भी प्रकार की काट छाट या किसी दूसरे अंग के साथ इसका जुड़ाव नहीं है, इसीलिए आहार नाल को हम लोग सबसे लंबी और सतत नलिका कहते हैं। नलिका का मतलब हो जाता है कि ये पाइप यानी नली के समान होती है और लंबी होती है और लगातार श्रृंखला यह होती है, इसीलिए हम लोग आहार नाल को लंबी एवं सतत नलिका कहते हैं। अब आहार नाल की से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट बनता है कि आहार नाल आपको मुंह से लेकर गुदा तक फैली हुई एक संरचना होती है। यानी हमारा जो मुंह है, इस मुंह से लेकर के आपको मल त्याग करने की रास्ता तक एक संरचना होती है। इसी संरचना को हम लोग आहार नाल कहते हैं। यानी यूं कहे कि मुंह से लेकर गुदा तक यह आहार नाल फैली होती है। अब देखिए आहार नाल से जुड़ा हुआ तीसरा पॉइंट यह है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो आहार नाल की लंबाई आपको 30 फीट होती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आहार नाल की लंबाई 30 फुट होगी तो कितनी लंबी होती होगी आपके शरीर में इस आहार नाल की संरचना। तो आइए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि आहार नाल शरीर में सबसे लंबी और सतत श्रृंखला होती है, पहला। और दूसरा, आहार नाल आपको मुंह से लेकर गुदा तक फैली हुई संरचना होती है और आहार नाल की लंबाई आपको कितनी हो जाती है, 30 फुट। अब आगे आहार नाल को हम लोग 5 हिस्सों में बांटते हैं। तो आहार नाल का जो पहला हिस्सा होता है उसे हम लोग मुख गुहा कहते हैं। आहार नाल का जो दूसरा होता है जिसे हम लोग ग्रसनी कहते हैं, मुख गुहा के बाद वाला हिस्सा होता है। और आहार नाल का जो तीसरा हिस्सा होता है उसे हम लोग ग्रास नली कहते हैं, जो ग्रसनी के बाद वाला हिस्सा होता है। और आहार नाल के बाद जो आहार नाल का जो चौथा हिस्सा होता है आमाशय, वह आपको ग्रास नली के बाद वाला हिस्सा होता है। और आहार नाल के 5वें हिस्से को हम लोग आंत कहते हैं, जो आमाशय के बाद वाला हिस्सा होता है। यानी आहार नाल को जब हम 5 भागों में बांटते हैं तो आहार नाल के पहले भाग को मुख गुहा कहते हैं, दूसरे भाग को ग्रसनी कहते हैं, तीसरे भाग को ग्रास नली कहते हैं, चौथे भाग को आमाशय कहते हैं और 5वें भाग को आंत कहते हैं। फिर हम आगे आंत को 2 हिस्सों में बांटते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत को हम लोग इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और बड़ी आंत को हम लोग इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसी छोटी आंत में साथियों भोजन का पाचन और पचे हुए भोजन का अवशोषण इसी छोटी आंत में होता है। ठीक है। अब हम आहार नाल के जो 5 हिस्सों में विभक्त किए हैं,
इन पांचों हिस्सों को हम लोग अलग अलग सेशन में देखेंगे। तो आज के सेशन में हम मुख गुहा से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है उसको देखेंगे। तो मुख गुहा को मैं बता दूं कि इंग्लिश में ओरल कैविटी बोलते हैं। अब मुख गुहा से जुड़ा हुआ पहला पॉइंट बनता है कि मुख गुहा आहार नाल का पहला हिस्सा होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आहार नाल को 5 हिस्सों में बांटते हैं, तो इन 5 हिस्सों में आहार नाल का पहला भाग हो जाता है मुख गुहा। तो मुख गुहा आपको हो गया आहार नाल का पहला हिस्सा। अब इसी मुख गुहा में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है या शुरू होता है। यह एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है और क्वेश्चन ऐसे बने हैं कि भोजन के पाचन का प्रारंभ शरीर के किस अंग से होता है, तो हो जाता है मुख गुहा। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन के 30% हिस्से का पाचन शरीर के किस अंग में होता है, तो इसे मुख गुहा में होता है। तो यही मैंने यहाँ लिख रखा है 30% मंड या स्टार्च का पाचन आपको मुख गुहा में होता है। मंड या स्टार्च भोजन में उपस्थित एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। मंड या स्टार्च क्या होता है? भोजन में उपस्थित एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। यही मंड या स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में उपस्थित होता है, इसकी कुल मात्रा का 30% आपको मुख गुहा में पाचन होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए, इसे आप लोग एकदम ध्यान में रखेंगे। अब मुख गुहा के अंतर्गत ही आपको जीभ आते हैं, दांत आते हैं और लार ग्रंथियां आती है। तो फिलहाल अभी हम जीभ से जुड़े हुए जितने पॉइंट्स है उसको देखेंगे और अगले सेशन में आपको दांत और लार ग्रंथियों से जुड़ा हुआ तथा ग्रसनी और ग्रास नली साथ में अमाशय से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड और महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देखेंगे। तो आइए हम जीभ से जुड़ा हुआ जितना पॉइंट्स है उसको देखते हैं। तो जीभ से जुड़ा हुआ पहला पॉइंट यही है कि जीभ के कारण ही हम विभिन्न स्वादों का अनुभव कर पाते हैं। जैसे कि हम भोजन करते हैं तो कोई भोजन हमें मीठा लगता है, कोई नमकीन लगता है, कोई स्वादहीन लगता है, कोई कड़वा लगता है, कोई नमकीन लगता है। तो वो किस कारण संभव हो पाता है? जीभ के कारण ही संभव होता है। वही मैंने यहाँ लिखा है कि जीभ के कारण ही हम स्वाद का अनुभव करते हैं। तो आखिर जीभ में ऐसी कौन सी संरचना होती है जिसके कारण हम विभिन्न स्वादों का अनुभव करते हैं? तो जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं होती है। इसी स्वाद कलिकाएं के माध्यम से हम विभिन्न स्वादों का अनुभव करते हैं। जब आप जीभ को आईना के माध्यम से देखेंगे तो जीभ पर छोटी छोटी दाने के समान संरचनाएं होती है। इसी संरचना को हम लोग स्वाद कलिका कहते हैं, जो विभिन्न स्वादों का अनुभव कराने वाली आपको जीभ के ऊपरी सतह पर स्थित एक संरचना होती है। अब जीभ से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट यही बनता है कि जीभ को हम लोग स्वाद के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में विभक्त करते हैं। तो जीभ को जब हम स्वाद के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में विभक्त करते हैं तो उन कुल विभक्तियों की संख्या हो जाती है 4। तो जीभ का जो पहला विभक्ति होता है यानी जीभ का जो पहला भाग होता है उसे हम लोग अग्रभाग कहते हैं। जीभ का जो अंत वाला हिस्सा यानी दूसरा हिस्सा होता है उसे पश्चभाग कहते हैं। जीभ का जो तीसरा हिस्सा होता है उसे अग्रभाग और किनारा कहते हैं। और जीभ का जो चौथा भाग होता है उसे हम लोग पार्श्व किनारा कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि इस जीभ को हम लोग स्वाद के हिसाब से ही 4 हिस्सों में बांटते हैं। तो 4 हिस्सों में जीभ का जो पहला हिस्सा होता है उसे हम लोग अग्रभाग कहते हैं, दूसरे हिस्से को हम लोग पश्चभाग कहते हैं, तीसरे हिस्से को हम लोग अग्रभाग एवं किनारा कहते हैं और चौथे हिस्से को हम लोग पार्श्व किनारा कहते हैं। अब जीभ के पहला भाग जिसे हम लोग अग्रभाग कहते हैं, इस अग्रभाग से हमें मीठे स्वाद का अनुभव होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि जीभ के किस भाग से आपको मीठे स्वाद का अनुभव होता है? तो अग्रभाग से होता है। अब जीभ से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है कि जीभ के किस भाग से आपके कड़वे स्वाद का अनुभव होता है? तो कड़वे स्वाद का अनुभव आपके जीभ के पश्च भाग से होता है। अब जीभ के अगला क्वेश्चन बनता है कि जीभ के किस हिस्से से आपको नमकीन स्वाद का अनुभव होता है? तो जीभ के आपके अग्रभाग एवं किनारा वाला हिस्सा से आपको नमकीन स्वाद का अनुभव होता है। और जीभ के किस हिस्से से आपको खट्टे स्वाद का अनुभव होता है? तो पार्श्व किनारा से होता है। इसे आप लोग बार बार लिख करके या दिमाग में रिकॉल करके आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब अगले सेशन में हम दांत, लार ग्रंथियां, ग्रसनी और ग्रास नली से जितने एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।